नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। हालांकि वह विज्ञापन किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद है और आशा है कि दिसंबर महीने तक संशोधित विज्ञप्ति आ जाए और यह भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी जाए। इस भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री अड्डा चैनल ने यूपी पीजीटी इतिहास विषय के पुराने प्रश्न पत्र को हल कराने की सॉल्व पेपर सीरीज प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत हम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को पुराने प्रश्न पत्र हल करते हैं। इसमें अभी तक हमने 2016 से लेकर के 2011 तक के प्रश्न पत्र हल किए हैं, जिसके कुल 8 वीडियोज इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आप पीजीटी स्तर पर सॉल्व पेपर सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोज देख सकते हैं। आज से हिस्ट्री अड्डा चैनल ने यूपी पीजीटी की तरह यूपी टीजीटी की भी सॉल्व पेपर सीरीज प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत हम यूपी टीजीटी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पुराने प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2016 के प्रश्न पत्र पर आधारित है। इसका पहला भाग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ यह भी बताते चले कि यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान पर आधारित मेरे 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित था, जबकि दूसरा वीडियो सोशल साइंस के पाठ्यक्रम और कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर आधारित था। तो यदि आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ संक्षेप में एक बार फिर से बताते चलें कि यूपी टीजीटी सोशल साइंस के 2020 का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस बार केवल आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। इस बार टीजीटी स्तर पर इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। तो एक लिखित परीक्षा के आधार पर ही आप टीजीटी में अपनी एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। एक प्रश्न पत्र जो होगा 125 प्रश्नों का होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपको 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों का चयन करना होगा। कुल 2 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 500 अंक निर्धारित होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी चीज है कि इस एग्जाम में आपको माइनस मार्किंग नहीं है, तो ऋणात्मक अंकन नहीं है। आप अगर अपनी तैयारी बेटर कर रहे हैं तो निसंदेह टीजीटी 2020 का यह एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं। इसको और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि सोशल साइंस में जो एक प्रश्न पत्र होगा उसमें कौन कौन से विषय आएंगे। तो कुल 125 प्रश्न होंगे जो 4 विषयों से पूछे जाएंगे। इन 4 विषयों में पहला विषय है आपका इतिहास का, दूसरा राजनीति विज्ञान का, तीसरा भूगोल का और चौथा अर्थशास्त्र का। इन सभी से आपको 62-1 करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर आपके 2 खंड में बटा होगा। पहले में एक प्रश्न पूछेगा, उस एक प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे जो अलग अलग विषयों से होंगे। इन चारों विषयों से अलग अलग करके एक प्रश्न पूछेगा, उनमें से आप एक प्रश्न हल करेंगे और शेष इन चारों खंडों में से 2 खंड आप हल करेंगे, चाहे वो इतिहास राजनीति विज्ञान का कॉम्बिनेशन लेकर के चलें, चाहे भूगोल अर्थशास्त्र का कॉम्बिनेशन लेकर के चलें। अधिकांश विद्यार्थी इतिहास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं, जबकि भूगोल और अर्थशास्त्र का कॉम्बिनेशन विद्यार्थी बनाते हैं। कारण यह है कि दोनों के पाठ्यक्रम लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन राजनीति विज्ञान में भी दिया हुआ है और भूगोल में कृषि और उद्योग का पोर्शन अर्थशास्त्र में भी पूछा जाता है। तो इन 2 विषयों से आप 62 प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न आपको अलग से मिलेगा। कुल 125 प्रश्न होंगे। हिस्ट्री अड्डा चैनल जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएगा तो उसको भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया है कि आपके प्रत्येक साल का जो पेपर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला इतिहास का, दूसरा राजनीति विज्ञान के प्रश्न पर आधारित होगा। लेकिन आप यहाँ यह भी देखें कि जो 62 प्रश्न हैं दोनों विषयों से, तो आप कितने प्रश्नों का टारगेट लेकर के चलें कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो 125 प्रश्न में आप 115 से लेकर के 110 प्रश्न तक का लक्ष्य लेकर के चलें और हम मानते हैं कि न्यूनतम 110 प्रश्न तो आप लेकर के ही चलें, क्योंकि 55 करके अगर दोनों विषयों से आपने प्रश्न हल कर लिए तो यूपी टीजीटी 2020 का एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के पाठ्यक्रम आपको वीडियोस में बताए ही गए हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण किताबें भी आपको सजेस्ट की गई हैं।
तो किताबों का ढेर लगाने की बजाय एक किताब आप इतिहास की और एक राजनीति विज्ञान की उठा करके अभी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। सोशल साइंस का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, ये 2 भागों में बटा होगा, जिसमें पहला भाग आज इतिहास का हम देखेंगे, जबकि दूसरा भाग अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 2016 यूपी टीजीटी इतिहास का पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग आपके सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों से लिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न भूगोल का, दूसरा इतिहास का, तीसरा अर्थशास्त्र का तथा चौथा राजनीति विज्ञान का है। इसमें हम पहले इतिहास के प्रश्न को देख लेते हैं कि इतिहास का प्रश्न है क्या। इतिहास का प्रश्न पूछा है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ्स निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे। तो हमने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते समय बताया था कि माइक्रोलिथ्स या लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण युग की विशेषता है। बी विकल्प सही होगा। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के भी प्रश्न को देख लें। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं, तो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम को माना जाता है। डी विकल्प सही है। इन चारों में से करना सिर्फ आपको एक ही प्रश्न है, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज इतिहास के अगले प्रश्न की बात करें तो इतिहास का दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आप सभी जानते होंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था और इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प प्रीवी काउंसिल होगा, सी विकल्प। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। तो यूपी पीजीटी इतिहास का भी प्रश्न हल करते समय आपको हमने बताया था कि अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में राम मोहन रॉय गए थे और उसी समय अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। बी विकल्प सही होगा। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी इतिहास में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। हालांकि यहाँ अगर प्रश्न भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू होंगी। नेक्स्ट है, गदर के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था, दूसरा कामागाटा मारू की घटना भी थी। कामागाटा मारू एक जहाज था जो भारतीयों को लेकर के कनाडा के तट पर पहुंचा था। हालांकि भारतीयों को वहां उतरने की अनुमति नहीं मिली थी। तो 2 घटनाएं हैं गदर आंदोलन के शुरू होने की। हालांकि बोर्ड ने ए विकल्प सही माना है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। यह महाराष्ट्र की विशिष्ट ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। 3 कारण दिए हुए हैं। पहला तो उनकी भाषा के विषय में कोई जानकारी नहीं है, दूसरा अभिलेखों की छोटी लंबाई तथा तीसरा द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। ये तीनों कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण माने जाते हैं। 100 वर्ष होने को हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन अभी तक उसकी लिपि उद्वाचित नहीं की जा सकी है। तो ये 3 कारण हैं और इस हिसाब से डी विकल्प सही होगा। अगला है, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है। तो इस प्रकार के कथन या स्टेट्समेंट वैदिक काल से रिलेटेड बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। डी विकल्प सही होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई थी, बौद्ध और जैन धर्म का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अशोक के काल तक आते आते इस बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में भी फैलाने का काम अशोक ने किया था अपने दूत भेज करके, और इसके साथ ही उसने अपने शिलालेख लिखवाए थे। भारत के विभिन्न स्थानों पर वो उपलब्ध होते हैं।
ये भी एक प्रकार से बौद्ध धर्म को फैलाने का एक माध्यम था। बी विकल्प सही होगा। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना था और अग्निमित्र के विषय में विशद जानकारी हमको कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ से मिलती है। ये विकल्प सही होगा। अगला है, ग्वालियर के निकट बाग की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गुप्त काल में मध्य प्रदेश में बाग की गुफाएं चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। बी विकल्प सही होगा, गुप्त युग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामूलक वंश का था? मामूलक या गुलाम वंश का ये। तो विकल्प में बलबंद सही होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वंश का था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था, जबकि मोहम्मद गोरी ने शासन नहीं किया था, वो मुस्लिम आक्रांता था। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो मुगल प्रशासन जब आप पढ़ेंगे तो न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी काजी उल कजात को माना जाता था। ये विकल्प सही होगा। मुगल काल से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्यनामा नाम दिया था? तो अकबर के शासनकाल में प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद प्रारंभ किया गया था। अकबर ने ही एक अलग से अनुवाद विभाग भी स्थापित करवाया था। रज्यनामा महाभारत का फारसी अनुवादित नाम है। ये विकल्प सही होगा, अकबर। नेक्स्ट है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित है? तो शाहजहां के काल में बनी आगरा में ताजमहल की वास्तुकला के मुख्य वास्तुकार ईसा ही थे, उस्ताद ईसा। ये विकल्प सही होगा। अगला है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो सल्तनत काल में अगर हम वास्तुकला की बात करें तो अष्टभुजाकार मकबरे हमें लोदी वंश के शासकों के काल में मिलते हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? तो यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया था। 3 फरवरी 1882 को जिस भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर थे और यही कारण है कि इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी गुलामगिरी के नाम से। काफी फेमस पुस्तक है और परीक्षा में पूछी भी जाती है। अगला देखें, 19वां प्रश्न है, यंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा स्रोत हेनरी विवियन डेरेजियो थे। बी विकल्प सही होगा। अगला है, स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य का नारा दिया गया था। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। इसके विषय में हमने प्रागैतिहासिक काल वाले वीडियो में आपको बताया भी है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बी विकल्प सही होगा, तांबा। भारत में नगरीकरण में मुख्य भूमिका इसी धातु की रही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरास्थल पर पाई गई है? तो धौलावीरा से हड़प्पा काल की खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी? तो जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर विभिन्न प्रकार की नदियों का भी उल्लेख है प्राचीनता, और कुछ क्षेत्रों का उल्लेख है जिसमें आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त ऐसे नाम आते हैं। सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी के बीच का जो क्षेत्र था वही ब्रह्मावर्त कहलाता था। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडीय वेद है? तो 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांड आपके यजुर्वेद में मिलता है। बी विकल्प सही होगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता था? तो आप सब भी जानते हैं कि कनिष्क के काल में 2 प्रकार की कला प्रचलित हुई। एक कलाशाली गांधार कलाशाली के नाम से थी, दूसरी मथुरा कलाशाली।
गांधार कला शैली में जहां ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, वहीं मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर मूर्ति बनाने में प्रयुक्त होते थे। ये लाल बलुआ पत्थर बुंदेलखंड की पहाड़ियों से निकाले जाते थे। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। उक्त कथनों में कौन सा सत्य है, यह आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रोपम नामक शासक ने की थी। इसका उल्लेख वेनसांग करता है और शक्रोपम उपाधि कुमारगुप्त की थी। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय आगे चल करके हर्ष के काल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ। लेकिन पालवंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व घटने लगा। तो इस प्रकार यह कथन असत्य माना जाएगा, क्योंकि पाल वंश के दौरान मात्र विक्रमशिला की स्थापना के बाद से विक्रमशिला ही विकसित हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय धीरे धीरे उसका महत्व घटने लगा। इसी प्रकार अगर दूसरे कथन की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए थे। तो यह कथन भी सत्य है। तो पहला असत्य और दूसरा सत्य माना जा सकता है। हालांकि विकल्प में बोर्ड ने ए को माना था सही, तो वो आपके स्वविवेक के ऊपर है, आप कितनी जानकारी सही मानते हैं। नेक्स्ट देखें, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था। उसने कुल 7 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से 5 बार आक्रमण तो अहमद शाह के समय में हुआ। लेकिन उसका पहला आक्रमण भारत पर मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंतिम समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता। तो काफी महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है शेरशाह सूरी का, हालांकि बहुत कम समय का रहा, 5 वर्षों का उसका शासनकाल। लेकिन जाना किस लिए जाता है और नहीं जाना जाता, तो ये आपको ढूंढना है। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन उसके द्वारा किया गया। पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयुक्त होता रहा, यह भी सही है। नहरों और सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता, बल्कि नहरों तथा सिंचाई की प्रणाली शुरुआत करने का कार्य गयासुद्दीन तुगलक के नाम है, जो सल्तनतकालीन शासक था इससे पहले। डी, सभी शेरशाह सूरी द्वारा किए गए। तो ये डी विकल्प तो एकदम नहीं होगा, इसमें आप सी विकल्प सही मानेंगे। नहरों और सिंचाई की प्रणाली उसने नहीं शुरू की थी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। तो हालांकि मराठों के समय में गुरिल्ला युद्ध नीति काफी पॉपुलर हुई, लेकिन इसका प्रणेता मलिक अंबर को माना जाता है। सी विकल्प सही होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था। तो सिकंदर ए सानी ये घोषित किया था खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। सी विकल्प सही होगा। दूसरा सिकंदर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास था उसका, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विजय भी की थी। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो बी विकल्प सही होगा। शेरशाह सूरी के अभी हम कार्य देख रहे थे, उसमें एक कार्य अभी था जिस रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश शासनकाल में महत्ता मिली, वास्तव में वो शेरशाह सूरी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है शेख नसरुद्दीन महमूद को, जो चिश्ती परंपरा के अंतिम लोकप्रिय संत थे। बी विकल्प सही होगा। फिर देखें, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया। तो जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें क्रांतिकारियों का योगदान आता है। उसमें पहला नाम आता है मदन लाल धींगरा का, जिन्होंने 1909 में सर विलियम कर्जन विली पर आक्रमण किया था। ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा प्रथम मुस्लिम लीग को
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति कांग्रेस ने दी थी मुस्लिम लीग को। नेक्स्ट है, सही क्रम व्यवस्थित करें। तो 4 घटनाएं आपको दी हुई हैं, रोलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार और एल्बर्ट बिल। तो एल्बर्ट बिल से लेकर के आप देखें तो गांधी इरविन पैक्ट तक की घटनाएं हैं और आप इसको अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 में अधिवेशन लाहौर में बुलवाया। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत प्रदान की गई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सही क्रम व्यवस्थित करें। रोलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार और एल्बर्ट बिल। तो यह क्रम आपको लगाना है। तो जब हमने आपको कहा था कि जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह के क्रम आप लगा पाने में अक्षम होंगे। आपको हर एक घटना का क्रम याद हो तब तो सही क्रम बनेगा। गेस करेंगे तो आपके उल्टे सीधे प्रश्न के विकल्प देख के आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो ये आप स्वयं करें, आप अपने से अभ्यास करें तो बेटर होगा, ये आप पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, तो उर्दू कवि थे मोहम्मद इकबाल। यही गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिए थे, दूसरे और तीसरे वाले में। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखें, ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मुस्टेरियन, अशूलियन, ओल्डवा, ग्रोशियन। तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते समय हमने आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर कराई हैं, जिसमें मुस्टेरियन आपके मध्य पूरा पाषाण काल का उपकरण था, अशूलियन आपके निम्न पूरा पाषाण काल का, ओल्डवा भी निम्न पूरा पाषाण काल का था, जबकि ग्रोशियन उपकरण परंपरा भारत से नहीं जुड़ी हुई है। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ये काफी सोचा समझा प्रश्न बनाया गया है। प्रथम ईसा पूर्व में कौन सी घटना नहीं हुई? तो ये 4 विकल्प में आपको चयन करना है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति और खारवेल का हाथी गुफा लेख। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये ईसा पूर्व युग की घटना नहीं है, ये ईसा के बाद की घटना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी, जिस समय उसने शक संवत का प्रारंभ किया था। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, अर्थात यह ईस्वी की घटना है, ईसा पूर्व की नहीं। सी विकल्प सही होगा, शेष घटना ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। ऋग्वैदिक संहिता में 1/4 ऋचाएं किस देवता को निर्देशित करती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो ऋचाएं हैं इंद्र को समर्पित हैं। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। यह भी यूपीपीसीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न था। हालांकि बोर्ड ने इसको किसी भी विकल्प को सही नहीं माना, यहाँ पाटलिपुत्र होना चाहिए, जबकि राजगृह दिया हुआ है। पाटलिपुत्र में ही श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय जैन धर्म में बटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर अगला देखें, केवल एक ही शिलालेख जिसमें अशोक ने करारोपण की बात कही है, इनमें से वह कौन सा शिलालेख है? तो काफी फेमस अशोक का अभिलेख है रूमिनदेई स्तंभलेख, जहां यह अभिलेख बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान को प्रमाणित करता है। वहीं अशोक के शासनकाल में प्रचलित 2 प्रकार के करों का भी उल्लेख करता है, जिसमें वो बलि और भाग जैसे कर का उल्लेख करता है और वहां के कर को माफ करने का भी उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है अशोक द्वारा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी?
ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में कई बार पूछा हुआ है और काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में तो इस तरह का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी। विकल्प सही होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था। डी विकल्प सही होगा। इस तरह के प्रश्न मध्यकाल के पुस्तकों पर आते भी हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, वह किस देश से था? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। इब्न बतूता मूलतः मोरक्को से आया हुआ था और उसका जो विवरण है रेहला के नाम से जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो यूपी पीजीटी स्तर पर कई बार पूछा भी है। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो जहांगीर को प्रभावित करने का काम किया था अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार, और यही कारण था कि उसने अंग्रेजों को भारत में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। और आप जानते ही हैं कि जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो ने इसमें सफलता पाई थी। हालांकि इससे पहले कैप्टन हॉकिंस भी आया था, लेकिन वो असफल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जुड़ा था। ये प्रश्न भी काफी डेप्थ में पूछा हुआ है। डेप्थ इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे तो प्रश्न का उत्तर आप गलत भी कर दें। पूछा हुआ पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां था बाबर। इसी प्रकार बी विकल्प में देखें तो पिता और माता का जो वंश है वो चेंज कर दिया गया है। फिर सी में देखें, पिता और माता के वंश से चगताई तुर्क, पिता और माता के वंश से मंगोलियाई। तो यहाँ आपको बताते चलें कि बाबर पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां का वंशज था। ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो दिल्ली सल्तनत का जब आप आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के कर आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ 4 जो कर हैं काफी फेमस थे, जिसमें जजिया, जकात, खराज और खुम्स था। तो खुम्स युद्ध का कर था, जो युद्ध में लूटपाट होती थी उसका 1/6 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खुम्स नामक कर था। बी विकल्प सही होगा। फिर देखिए अगला, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? ये भी देखिए डेप्थ में प्रश्न पूछा हुआ है, अक्सर किताबों में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसका ए विकल्प सही होगा। मोरो त्र्यंबक पिंगले ये केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे और अष्टप्रधान विशेषता मराठाओं में शिवाजी के शासनकाल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्यूलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो नासिक षड्यंत्र केस के द्वारा वीडी सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्यूलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी आपको यहाँ बताते चलें कि वीडी सावरकर ही वह स्वतंत्रता सेनानी है जिसने भारत के संपूर्ण इतिहास को जेल की दीवारों पर लिख दिया है। तो जेल की दीवारों पर भारत के इतिहास को लिखे जाने का कार्य वीडी सावरकर ने किया। बी विकल्प सही होगा। नासिक षड्यंत्र केस द्वारा उनको फंसाया गया था। फिर है, सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रक्रियावादी दलों के द्वारा यह कार्य किया गया। तो यह भी काफी डेप्थ में पूछा गया प्रश्न है और इसके उत्तर भी आपको आसानी से किताबों में नहीं मिलते। रेफरेंस बुक्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, संदर्भ ग्रंथों में। सीआर दास या चितरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी के दलों में विभाजन हो गया था और जो प्रतिक्रियावादी दल थे उनका कार्य था कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा की जाए। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? तो आप सभी जानते हैं मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। तो एक तरफ जहां मालवीय जी ने इस संस्था की स्थापना की, उसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत करने का दृढ़ता से काम मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए।
तो अभी हमने एक रोलेट एक्ट वाला जो मिलान करने का दिया हुआ था उसी से रिलेटेड देख लीजिए, वैसा ही प्रश्न है। तो यूपी टीजीटी के स्तर पर देखिए कि प्रश्न का लेवल कैसा है। जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह के प्रश्न आप वाकई नहीं कर सकते। इसमें एक तरफ कुछ घटनाएं दी हुई हैं, दूसरे तरफ उसको मिलाने के लिए सूची है। तो आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो 1829-30 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। विधवा पुनर्विवाह 1856 की घटना है, जबकि कन्या भ्रूण निषेध 1804 की और दास प्रथा उन्मूलन 1843 की। तो आप मिला लेंगे, वैसे सी विकल्प सही है। अगला देखिए, ये भी प्रागैतिहासिक से जुड़ा हुआ है, नवपाषाणकालीन पुरास्थल से। भारतीय स्थल पर गड्ढा खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो बुर्जहोम आपको बताया है नवपाषाणिक पुरास्थल है, और रंगपुर जो हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, यहाँ से आपको गड्ढा खोदे जाने के प्रमाण मिले हैं, जहां पर मानव आवास के साक्ष्य मिलते हैं। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है? तो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को हम सर्वप्रथम देख सकते हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था? तो यूपी पीजीटी 2016 और 2013 में एकदम ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ है। निष्क वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था, हालांकि यह मूल रूप से आभूषण था। तो वैदिक काल में जहां गाय विनिमय के रूप में प्रचलित थी, वही निष्क भी विनिमय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? तो अशोक के अभिलेखों में रज्जुक का उल्लेख मिलता है। ये विभिन्न प्रजाजनों के ऊपर एक अधिकारी था जो न्यायिक कार्य करता था। बी विकल्प सही होगा। हालांकि रज्जुक को रस्सी के शब्दार्थ से मिला करके राजस्व विभाग का अधिकारी भी माना जाता है, क्योंकि अगर उसके पास रस्सी हो तो वो भूमि मापक का कार्य करता था। हालांकि इसका बी विकल्प सही होगा, न्यायिक कार्य, जो वास्तव में अशोक के अभिलेखों से प्रमाणित भी होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो प्रशस्ति ये राजा की स्तुति होती थी जो पत्थरों पर लिखवाई जाती थी, जिसमें आप प्रयाग प्रशस्ति काफी फेमस है समुद्रगुप्त की, जिसको हरिसेन ने रचा था। तो डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको मिलाना है। ये कुछ गुफाएं हैं या वास्तुकला के उदाहरण हैं, और इनको विभिन्न राजवंशों से मिलाना है। तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, सही है। महाबलीपुरम के रथ पल्लवों से जुड़े हुए हैं। खजुराहो चंदेल शासक के यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल से नहीं जुड़ी हुई हैं। डी विकल्प आपका गलत है, और आप 58 का डी सही मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? ये भी सत्य असत्य ढूंढने का है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम ने दक्षिण में विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, और बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। फिर देखें, डी सभी सही है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए और देखिए इसका वास्तव में क्या उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी? तो शालीमार और निशांत बाग की नींव कश्मीर में जहांगीर ने रखी थी। बी विकल्प सही होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर के जीतने का एक कारण उसका तोपखाना और बारूद का प्रयोग था। ये विकल्प सही होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो 1556 में हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हिंदू शासक था। हालांकि बहुत जल्द ही उसे हार का सामना करना पड़ा था मुगल शासक अकबर से। नेक्स्ट देखिए, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई, और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर के दफनाया गया? यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2016 में 2013 में पूछा गया था। आपको हमने वहां एक्सप्लेन भी किया था कि मुगल शासक बाबर ही वह शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया था, पहली बार आगरा में और दूसरी बार उसकी इच्छा अनुसार उसकी विधवा पत्नी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में काबुल में दफनाया था। एक प्रश्न इससे जुड़ा यह भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को भारत के बाहर दफनाया गया? तो पहले और अंतिम मुगल शासक को भारत के बाहर दफनाया गया था। बाबर को जहां काबुल में दफनाया गया, वहीं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में दफनाया गया है। हालांकि आज 63 प्रश्न हमने हल किए इतिहास के, तो
अगला भाग आपका राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र पर आधारित होगा, दूसरा खंड। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने उसको भी लेकर के हम आते हैं। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।